चलिए, तो आज का अध्याय शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी हम रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? रेत, है ना? एक विशाल रेतीला इलाका। लेकिन क्या सब जानते हैं कि रेगिस्तान बर्फीले भी हो सकते हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि रेगिस्तान असल में होते क्या हैं। जैसा कि हम सब ने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है कि पेड़ पौधों, पशुओं और हम मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जरा सोचकर देखिए, किसी ऐसी जगह पर रहना कितना मुश्किल होगा जहां पीने के लिए पानी ना हो, मवेशियों को चराने के लिए घास ना हो और फसलें उगाने के लिए भी जल ना मिले। सच में ऐसी जगहों पर जीवन बिताना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब हम दुनिया की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग बहुत ज्यादा मुश्किल तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ जगहें तो आग की तरह गर्म हैं, तो कुछ जगहें बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडी। ये सभी दुनिया के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। और हाँ, चाहे कोई रेगिस्तान गर्म हो या ठंडा, उनमें कुछ बातें एक जैसी होती हैं। जैसे वहां बारिश बहुत ही कम होती है, पेड़ पौधे भी लगभग न के बराबर होते हैं और तापमान या तो बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत ही ज्यादा कम। तो चलिए अब किताब में दी गई इसकी परिभाषा को समझते हैं। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है। शुष्क का मतलब होता है सूखा। तो ये एक सूखा इलाका है। इसकी खासियत क्या है? अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान, यानी या तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है या बहुत लो। और दूसरी खासियत है विरल वनस्पति। विरल मतलब बहुत कम, यानी यहां पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, और इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण है सहारा रेगिस्तान। अच्छा, अब सब इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है। इसके उत्तरी भाग में ये जो एक बहुत बड़ा हल्के भूरे रंग का इलाका दिख रहा है ना, यही सहारा मरुस्थल है। और पता है ये कितना बड़ा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8.5 करोड़ 54 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा अपने देश भारत को याद कीजिए। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब सोचिए, सहारा रेगिस्तान हमारे भारत से लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। सहारा रेगिस्तान इतना विशाल है कि ये किसी एक देश में नहीं, बल्कि पूरे 11 देशों तक फैला हुआ है। इसमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया और सूडान जैसे कई देश आते हैं। याद है, मैंने शुरू में ही पूछा था कि रेगिस्तान का नाम सुनते ही क्या याद आता है? रेत। लेकिन देखिए, सहारा मरुस्थल का मतलब सिर्फ रेत के टीले नहीं हैं। यहां पर बजरी के बड़े बड़े मैदान भी हैं और ऊंचे ऊंचे चट्टानी पठार भी हैं। कुछ जगहों पर तो ये पठार 2500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। तो अब सवाल उठता है कि इतने बड़े और गर्म रेगिस्तान में जलवायु कैसी रहती होगी और वहां के पेड़ पौधे, जीव जंतु और लोग कैसे अपना जीवन बिताते होंगे। चलिए जानते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत ज्यादा गर्म और सूखी है। यहाँ के दिन तो अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, यानी झुलसा देने वाली गर्मी। और रातें उतनी ही ज्यादा ठंडी होती हैं। तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आप ही सोचिए, ऐसी मुश्किल जलवायु में कैसे पेड़ पौधे उग सकते हैं? बिल्कुल, यहां वही पेड़ पौधे पनप पाते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसलिए यहां कैक्टस, खजूर के पेड़ और अकेशिया जैसे पौधे पाए जाते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर मरुद्यान भी मिलते हैं। मरुद्यान, जिसे हम अंग्रेजी में ओएसिस कहते हैं, रेगिस्तान के बीच में एक हरे भरे द्वीप जैसा होता है। ये वो जगह होती है जहां जमीन के नीचे का पानी किसी तरह सतह पर आ जाता है, और इसी पानी के कारण यहां खजूर जैसे पेड़ उगते हैं और लोग भी इसके आसपास ही रहना पसंद करते हैं। आपको एक बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज का ये जो विशाल और गर्म सहारा रेगिस्तान है ना, ये एक समय में पूरी तरह से हरा भरा मैदान हुआ करता था। इसका सबूत हमें सहारा की गुफाओं में मिले पुराने चित्रों से मिलता है। उन चित्रों में नदियां बनी हैं जिनमें मगरमच्छ दिखाए गए हैं। हाथी, शेर, जिराफ जैसे कई जानवर भी हैं। लेकिन फिर हजारों सालों में धीरे धीरे यहाँ की जलवायु बदल गई और वो हरा भरा प्रदेश आज के इस गर्म और सूखे रेगिस्तान में बदल गया। सहारा की इतनी मुश्किल जलवायु के बावजूद यहाँ कई समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें बेदुइन और तुआरिग जैसी चलवासी जनजातियां भी शामिल हैं। जैसा कि हमने एडुटेकन की क्लास में पहले भी पढ़ा है, चलवासी का मतलब होता है वो लोग जो एक जगह नहीं रहते। ये अपने जानवरों के लिए चारे और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये लोग बकरी, भेड़,
ऊंट और घोड़े पालते हैं, जिनसे इन्हें दूध, चमड़ा और ऊन मिलता है। और हाँ, यहाँ की धूल भरी आंधियों और गर्म हवाओं से बचने के लिए ये लोग भारी कपड़े पहनते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सहारा के जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है। अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र जैसे देशों में तेल की खोज हुई है, जिसकी वजह से सहारा रेगिस्तान तेजी से बदल रहा है। आज ऊंटों के पुराने रास्तों की जगह बड़े बड़े सुपर हाईवे बन गए हैं और नमक के व्यापार के लिए ऊंटों की जगह अब ट्रक इस्तेमाल होने लगे हैं। तो ये थी कहानी गर्म रेगिस्तान सहारा की। चलिए अब हम दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, अपने ही देश भारत में, और एक बिल्कुल अलग तरह के रेगिस्तान के बारे में जानते हैं। एक ठंडा रेगिस्तान जिसका नाम है लद्दाख। अच्छा, अब इस नक्शे को देखिए। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बड़े बड़े हिमालय पर्वतों के बीच में लद्दाख स्थित है। देखिए, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में जास्कर पर्वत, और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से सिंधु जैसी कई बड़ी नदियां भी बहती हैं। लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेके काराकोरम में 8000 मीटर से भी ज्यादा है। अब हम सब जानते हैं कि जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, हवा उतनी ही पतली होती जाती है। इसी ऊंचाई और पतली हवा के कारण यहाँ की जलवायु बहुत ही ज्यादा ठंडी और सूखी रहती है। और एक खास बात, दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक द्रास यहीं लद्दाख में ही है। यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात होती है। हवा की पतली परत होने की वजह से सूरज की गर्मी बहुत तेज महसूस होती है, इतनी तेज कि अगर कोई धूप में इस तरह बैठे कि उसके पैर तो छाया में हो और शरीर धूप में, तो उसे एक ही समय पर ऊष्माघात यानी लू लगना और तुषार उपघात मतलब पाला मारना दोनों एक साथ हो सकते हैं। है ना ये बहुत ही आश्चर्य की बात। तो अब देखते हैं कि इस ठंडे और ऊंचे रेगिस्तान में पेड़ पौधे, जीव जंतु और लोगों का जीवन कैसा है। यहाँ बहुत ज्यादा सूखा होने की वजह से पेड़ पौधे बहुत ही कम हैं। जानवरों के चरने के लिए बस कहीं कहीं घास और छोटी झाड़ियां ही मिलती हैं। हाँ, घाटियों में शरपत, जिसे विलो कहते हैं, और पॉपुलर के पेड़ जरूर दिख जाते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, क्रिकेट का जो सबसे अच्छा बल्ला होता है ना, वो इसी शरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनता है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध। लद्दाख में कई प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं, जिन्हें वहां की भाषा में गोम्पा कहते हैं, जैसे हेमिस मठ और थिक्से मठ। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग जौ, आलू, मटर और सेम जैसी फसलें उगाते हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं। वे सिर्फ घर और खेत ही नहीं संभालती, बल्कि छोटे मोटे व्यवसाय और दुकानें भी चलाती हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि रेगिस्तान का मतलब सिर्फ रेत नहीं होता। हमने दो बिल्कुल अलग अलग तरह के रेगिस्तानों के बारे में जाना, एक गर्म सहारा और दूसरा ठंडा लद्दाख। और सबसे बड़ी बात हमने ये सीखी कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, लद्दाख के लोगों ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना सीख लिया है। पानी और ईंधन जैसी चीजों की कमी के कारण वे हर संसाधन का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी बेकार नहीं जाने देते।